ये पार्ट 2 है सर्कुलर मोशन का। और पहले पार्ट में हम लोगों ने कुछ बेसिक डेरिवेशंस किए थे सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। तो याद करिए, अगर आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज करूँ तो ये आपका एक बॉडी था, ठीक है ना, जो कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में उसको एक थीटा एंगल क्रिएट करता है। चूँकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चूँकि बार बार चेंज हो रहा है, इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि वेलोसिटी हर पॉइंट पे अलग अलग रह रही है, बट मैग्नीट्यूड जो था वो सेम ही रह रहा था। पहली बात तो ये निकल के आई थी। दूसरा चीज़, चूँकि ये एंगल क्रिएट कर रहा था, ठीक है, तो बेसिक जो थ्योरी होती है आर्क अपॉन रेडियस की, तो ये आपका पूरा का पूरा आर्क था जिसको आपने डेल्टा एस एज्यूम किया हुआ था। तो और कितना टाइम ले रहा था टी टाइम पे, तो यहाँ से हम निकालते थे थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, वेयर थीटा इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके अलावा हमने कई सारी बातें को कैलकुलेट किया था। सबसे पहली चीज़ तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकाली थी, फिर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकाली थी, उसके बाद लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया था। चूँकि वेक्टर क्वांटिटी थी तो हमने वेक्टर फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट किया था। नाउ उसके बाद फिर हम लोगों ने एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकाला था। एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद हमने डिराइव किया था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब वो एक्सेलरेशन जो कि लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होता है, तो वो था आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में एक रिलेशन था, और जिसको कि मैंने ए टी से रिप्रेजेंट किया था, जहाँ पे ए टी जो था वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था। ऐसे ही उसके बाद फिर हम लोगों ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लास्टली कैलकुलेट किया था। और याद करिए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा किधर होता है, रेडियस पर ही होता है, और सेंटर की तरफ उसका डायरेक्शन होता है, ठीक है। और फाइनली या शायद स्टार्टिंग में ही हमने चेंज इन वेलोसिटी को भी कैलकुलेट किया था v2 माइनस v1 वेक्टर के फॉर्म में। यहाँ से अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम चाहें तो इस एक्सप्रेशन का यूज़ करके, ये जो हमारा एक्सप्रेशन नंबर 1 दिया है, थोड़ा सा अगर मैं वेक्टर निकालने की, वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन लगाने की कोशिश करूं, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा बी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी जो होगा, तो वो बेसिक वेक्टर दिया हुआ है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं अंडर रूट मॉड ऑफ v1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ v2 स्क्वायर माइनस, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, तो 2v1 v2 कॉस थीटा, ठीक है। तो ये था हमारा जनरल एक्सप्रेशन हो जाता है। तो आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब अगर हम इतना आप समझ चुके हैं, इतनी चीज़ों को अगर आपने एकदम दिलो दिमाग में उतार लिया है, थोड़ा दिल से पढ़ा कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि फिजिक्स है ना बाबू बड़ा जल्दी कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। तो अगर आपने इतनी चीज़ों को पढ़ लिया है, तो आइए थोड़ा सा हम एक्सेलरेशन पे और जोर देते हैं और थोड़ा और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक चीज़ें मैं मान के चलता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो भी गई होंगी और कहीं अब कोई डाउट आपको नहीं होगा। थोड़ा सा अगर हम डिटेल स्टडी करें और डीप स्टडी करें, ठीक है, तो हमको यहाँ से 2-3 बातें पता चलती हैं। क्या क्या चीज़, देखिए, अगर अगर आपको याद हो, तो जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन कर रही हो तो उसमें 2 एक्सेलरेशन एक साथ हैं। एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होता है भाई, हमेशा रेडियस पर होता है और सेंटर की तरफ होता है। ये होता है मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अगर मान लो कि पार्टिकल यहां पे है, बॉडी यहां पे रहे, तो इस पे एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, एटी से, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो लेट सपोज कि ये डायरेक्शन होगा आपका, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर ही होगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो अगर मैं बेसिक फिजिक्स लगाऊं, बेसिक वेक्टर फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि देखिए AC भी ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी, और देखिए अगर तो दोनों 2 अलग अलग डायरेक्शन में हैं, तो हम यहाँ इसके बिहाफ पे कह सकते हैं कि इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर भी होगा,
आई होप कि आपको ये बात छोटी सी समझ में आ रही होगी, या इसको मैं नेट एक्सेलरेशन भी कह लूँ, ए एन से रिप्रेजेंट कर दूँ, या नेट एक्सेलरेशन अगर मैं कहूँ तो वो कितना हो जाएगा, अगर ये मानते हो कि ये एंगल जो है आपका फाई है तो देखिए बहुत छोटा सा एक आंसर है, और वो आंसर क्या है कि जो नेट एक्सेलरेशन होगा ए एन, वो बेसिकली क्या होगा, अंडर रूट, आपको याद होगा ये चीज, ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस, देखिए खैर छोड़िए इसको लिख देते हैं, देखिए इसका क्या गया, प्लस 2AC/AT कॉस थीटा, और चूंकि कॉस थीटा में यहाँ पे एंगल बिटवीन AC एंड AT जो है 90 डिग्री, तो कॉस थीटा वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका 0, तो रिजल्टेंट आपका ये बचेगा। आई होप कि आपको ये छोटी सी बात समझ में आ रही होगी। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से रिजल्टेंट जो एंगल होगा, ये फाई एंगल जो होगा वो कितना होगा, तो उसको भी आप बहुत बार निकाल चुके हैं, तो उसका रिजल्ट कितना होता है, tan इनवर्स, सोच के बताइए कितना होता है, tan इनवर्स y/x होता है, तो y/x का मतलब y एक्सिस है आपका, सो यू विल गेट AT/AC, ये आपका एंगल हो जाएगा। तो अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, इस रिजल्ट को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बिहाफ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको। देखिए अगर ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो हम चाहें, ऑब्वियसली बात है कि ये आपका एक मोशन हो रहा है, ठीक है ना, ये है आपका एक मोशन, और अगर मोशन है तो मोशन का पहला रूल होना चाहिए भाई, अगर मोशन हो रहा है तो उसका इक्वेशन ऑफ मोशन भी होगा, ठीक है। तो आइए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगा वो होगा आपका, देखिए ये मानते हुए, लेट सपोज सबसे पहले मैं मान लूँ कि ओमेगा 0 जो है, ओमेगा नॉट, ये आपका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, चलिए इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा ऐसे मैं कंसीडर कर दूं कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ओके। अल्फा, अल्फा क्या है आपका, तो एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। और टाइम तो ऑब्वियस सी बात है, टाइम जो होता है वो आपका टी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें तो कोई समस्या होगी नहीं। और ऐसे ही मान के चलूँ कि डेल्टा एस जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है, ओके। सो या सॉरी, यहाँ से ये मान लूँ मैं, अच्छा ठीक है, डेल्टा एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी वो आर्क है, ठीक है ना। सो यहाँ से आर्क या डिस्टेंस में कह सकता हूँ, और थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इन सारी चीज, सारे एक्रो सिंबल्स का यूज करके हम चाहें तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं, और वो बहुत इजी है। तो मैं आपके सामने लिख के दिखाता हूँ, कहाँ पे लिख दूँ, चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा जगह यहीं लिख देता हूँ। सो इसका यूज़ करके हम लोग लिख सकते हैं, देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो याद करिए क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v की जगह क्या हो जाएगा आपका फाइनल ओमेगा टी, यानी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। चूंकि एंगुलर वेलोसिटी चल रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, एस वहाँ पे था लीनियर डिस्प्लेसमेंट में, यहाँ पे कौन सा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से एस की जगह क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू की जगह क्या हो जाएगा आपका इनिशियल वेलोसिटी, यानी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, थर्ड इक्वेशन होता है आपका वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा दो इक्वेशन और भी होते हैं, नॉर्मली आप जानते ही हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ समझने के लिए, ठीक है। ओके, सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक और मैं अगर रूल लिखना चाहूँ तो यहाँ से कह सकता हूँ कि फोर्थ नंबर कितना हो जाएगा वो आपका, तो वो होता है आपका थीटा इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट अपॉन 2 इंटू 2, याद आ रहा है आपका v प्लस यू अपॉन 2,
इंटू टी, और एक और होता है आपका एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी। एट अ टाइम टी कितना डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो हम निकाल सकते हैं एट टी थीटा टी विच इज इक्वल टू, अगर आपको याद आ रहा हो तो हम निकालते थे यहाँ पे एस टी या एस एन के फॉर्म में, तो वो होता था आपका ओमेगा नॉट प्लस, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू, ठीक है, अल्फा 2t माइनस 1। तो ये 5 इक्वेशन ऑफ मोशन आपको निकल के मतलब सॉल्व मिल जाते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको यहां तक की चीजें क्लियर हो रही होंगी ना। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला हुआ है जो नेट एक्सेलरेशन आपके सामने आया हुआ है, तो इसके बिहाफ पे कुछ बातें निकल के आती हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको, ठीक है। देखिए, हम ओके, सो मैं इसको मिटा देता हूं सारी चीजें, और देखिए, सो यहां से आपको जो नेट एक्सेलरेशन मिला हुआ है इसी के बिहाफ पे हम मोशन को डिफाइन करते हैं, और वो कैसे करते हैं जरा देखिएगा। तो जो मोशन है उसको 4 फर्दर पार्ट में डिवाइड करेंगे, और कैसे कैसे डिवाइड होगा जरा देखिएगा। केस नंबर 1 मैं लेके चलता हूं। केस नंबर 1 में क्या मैं कहूं कि अगर देखिए यहां से अगर मैं ये कहूं कि केस नंबर 1 में कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों के दोनों इक्वल टू 0 हो, पहला केस याद रखिएगा। तो उस केस में जो नेट एक्सेलरेशन होगा, इस केस में जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो ऑब्वियसली बात है 0 का स्क्वायर 0, तो सब कुछ 0 ही मिलेगा आपको, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है तब हम इस मोशन को, यानी कि इस बॉडी का जो मोशन होगा वो एक्चुअली में यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन होगा, याद रहेगा आपको। तो अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों 0 हैं तो उस केस में नेट एक्सेलरेशन 0 होगा। तो इस केस में जो मोशन ऑफ बॉडी होगी वो होगी आपकी यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी, ठीक है, पहला चीज। दूसरे केस में क्या हो सकता है आपका कि भाई दूसरा तीसरा चौथा केस आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो मान लीजिए कि दूसरे केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और क्या हो जाएगा ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो दूसरे केस में हो सकता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका 0 हो और ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन जो है 0 ना हो। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसको बहुत बार रेडियल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये एक्चुअली रेडियस पर ही है तो इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी हम लोग कह देते हैं। सब तो इंपॉर्टेंट बात केस नंबर 2 यही है कि अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 हो बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 ना हो, 0 के इक्वल ना हो, तो उस केस में an की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, मतलब ये नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। देखिए ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, यानी कि बचेगा क्या आपके पास at। समझ में आई बात? कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो ये जब कंडीशन होगी तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे एक्सिलरेटेड ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। ये केस नंबर 2 था। केस नंबर 3 में ये हो सकता है, देखिए केस नंबर 2 था ये आपका, केस नंबर 3 आपका ये हो सकता है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 हो बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो 0 के इक्वल हो। केस नंबर 4 ये हो सकता है। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि an की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी भाई, ऑब्वियस सी बात है ac के, क्योंकि t वाला टर्म तो 0 हो जाएगा और c रहेगा, तो ये जब बाहर निकलेगा तो ac के केवल ac के ही बराबर होगा, यानी कि नेट एक्सेलरेशन। उस केस में जो मोशन होगा एक्चुअली में वही आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप कि ये तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, समझ में आई होगी। अगर चौथे केस में क्या हो सकता है
चौथे केस में ये हो सकता है कि ये दोनों के दोनों ही 0 के बराबर ना हो। भाई ऑब्वियस सी बात है, तो उस केस में an किसके बराबर होना चाहिए? ये an जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है अंडर रूट AC² प्लस AT² के बराबर होगा। और इस केस में जो मोशन होता है उसे ही हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, सो आई होप कि ये चारों बातें आपको समझ में आई होंगी केवल और केवल एक्सेलरेशन के बिहाफ पे। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो यहां तक तो अगर कोई समस्या ना हो तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं। ठीक है, चलिए यहां तक अगर हमको आ गया समझ में, तो देखिए चूंकि ये एक बॉडी थी, ऑब्वियस बात है एक बॉडी थी जिसका मास m ही रहा होगा। तो अगर ये बॉडी है जिसका मास m होगा और उसमें अगर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब है कि उस बॉडी में एक फोर्स भी रहा होगा, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन जो है आपका फोर्स होता है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि अब हम कुछ नए टर्मिनोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात तो क्या हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास दो एक्सेलरेशन था, एक था आपका AC जो कि किसके इक्वल था आपका v²/r, या जो कि r ω² के बराबर था। ठीक है भाई, बॉडी का मास तो वही था, तो उसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं बॉडी के मास और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई कर दूं तो जो मुझे मिलेगा वो एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स है तो फोर्स का डायरेक्शन भी होगा, और वो डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा? जिस डायरेक्शन में मेरा एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि मास तो आपका कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटी है। तो जिस तरफ आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है सेंटर की तरफ, इसी डायरेक्शन में आपका सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स Fc = m, और a की जगह क्या है आपका v²/r, यानी यहाँ से आप Fc कह सकते हैं। ये बड़ा ही फेमस एक फॉर्मूला है mv²/r, छोटी सी बात है। या हम ये भी कह सकते हैं कि Fc = m, देखिए ये भी रख सकते हैं, तो mr ω²। ये दोनों के दोनों आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के सीधे सीधे फॉर्मूले हैं। ठीक है, अगर नेट फोर्स निकालने की बात हो तो नेट फोर्स भी हम निकाल सकते हैं। नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ये रहा नेट एक्सेलरेशन हमारे पास। तो नेट अगर एक्सेलरेशन है तो हम नेट फोर्स वहां से निकाल सकते हैं। कैसे? सो सिंप्लीफाई कीजिए इसको, सो विल गेट नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होगा भाई? बॉडी का मास तो वही है, मल्टीप्लाई हम किससे कर दें? an से। ठीक है ना, सो सिंप्लीफाई कीजिए, सो यू विल गेट m। नाउ an की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो an की वैल्यू आपके सामने है AC² प्लस AT²। तो ये रहा आपका नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, कोई समस्या है यहाँ पे आपको? नहीं है। ओके, एक छोटी सी बात और। अब वो छोटी सी बात क्या है? अगर ये कहा जाए कि इस बॉडी पर कितना वर्क हो रहा है, ठीक है, तो देखिए अगर ध्यान से आप समझिएगा, बॉडी पे निकलने वाला वर्क एक्चुअल में किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। ठीक है, बहुत सिंपल सा एक इक्वेशन है। थीटा क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। नाउ अगर आप ध्यान से देखिए तो बॉडी पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स इधर है। ठीक है ना, अगर इस बॉडी इस पोजीशन पे है, लेट्स सपोज किसी एक टाइम पे है, बॉडी पे लगने वाला फोर्स इधर है, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है इस डायरेक्शन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। भाई देखिए यहाँ पे है तो बॉडी पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स इधर है और बॉडी इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। फिर से देखिए, ये मान लीजिए बॉडी यहाँ है तो बॉडी पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन पे है सेंट्रीपिटल फोर्स, और बॉडी इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। या यहाँ पे अगर मैं देखूँ बिल्कुल क्लियरली, यहाँ पे मान लीजिए बॉडी है, ठीक है, तो बॉडी पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में है, ये है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन बॉडी जो है इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप किसी भी टाइम देखिए तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, बॉडी के डिस्प्लेस होने का डायरेक्शन, और बॉडी पे लगने वाले सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन,
उनके बीच का एंगल हमेशा आपको 90 डिग्री ही मिल रहा है। और अगर 90 डिग्री मिल रहा है तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा में कॉस थीटा विल गेट 90 डिग्री, तो कॉस 90 जीरो होता है। इसका मतलब जो डब्लू मिलेगा वो हमेशा हमको ज़ीरो के ही बराबर मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में जो नेट वर्क डन होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है। ठीक है, चलिए ये तो रही कुछ बेसिक बातें। नाउ अगर मैं थोड़ी सी बात और करूं यहाँ से, तो देखिए यहाँ से छोटी छोटी 2-4 बातें और, चूंकि बात एक्सेलरेशन से ही रिलेटेड थी तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी बातें आपको और बता दूँ। तो देखिए जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था वो सेंटर की तरफ था, ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था, ठीक है ना, ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था, ठीक है, और ये आपने निकाला था नेट एक्सेलरेशन, यहाँ पे आपका एंगल फाई था। तो अगर मैं कहूँ कि इन कंपोनेंट फॉर्म आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिए AC यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट, तो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका AN कॉस फाई, और AT कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका AN साइन फाई। ठीक, आई होप कि आपको छोटी सी बात, एक छोटी सी और जानकारी समझ में आ ही रही होगी। ठीक है, तो आप चाहे तो इस वैल्यू को इसमें प्लेस कर सकते हैं तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। सो यू विल गेट AN की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, अंडर रूट AC स्क्वायर की जगह आप रख सकते हैं। देखिए मिल जाएगा आपको AN स्क्वायर कॉस स्क्वायर, सॉरी AN स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है ना, प्लस ये कितना मिल जाएगा आपको, तो मिल जाएगा AN स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई, रूट के अंदर ही मिलेगा सब कुछ। ठीक है, यहाँ से आप चाहें तो AN स्क्वायर को कॉमन लेके रूट के बाहर कर सकते हैं, तो यू विल गेट AN अंडर रूट क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ठीक है ना, और आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यू विल गेट 1, और 1 का रूट जो होता है वो एक्चुअली में आपका वही होता है। ठीक है, सो यहाँ से आप नेट फोर्स की वैल्यू बोलेंगे आप AN के बराबर होता है। और ये रिजल्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर AT 0 हो और AC क्या नाम है, कहाँ गया आपका, हाँ ठीक है, ये आपका रिजल्ट मिल गया। ठीक है, छोड़िए बीती हुई बातें, तो ये आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, तो थोड़ी बातें और चलते हैं आगे। नाउ इतनी सारी बातें समझने के बाद 2-4 बातें और रह जाती हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और नेक्स्ट पार्ट में डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन फर्दर उसके पहले मैं थोड़ी सी बात और बताना चाहता हूँ। डिस्टेंस, देखिए ये मैं पूरा फिगर नहीं बना के आपको थोड़े से फिगर समझाऊंगा, आप समझ रहे होंगे सारी बातें। तो देखिए ये है हमारा बॉडी जो एक्चुअल में ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक है ना, लेट सपोज कि वो यहाँ से यहाँ चला आया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अगर इन सारी बातों को मैं एक 3 डायमेंशनल फिगर में पढ़ने की कोशिश या 2 डायमेंशनल मोशन में पढ़ने की कोशिश करूँ, तो अगर आप देखिए ध्यान से, तो ये है मेरा एक्स वाई और जेड एक्सिस। ठीक है, नाउ लेट सपोज, थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये है एक्स वाई और जेड एक्सिस। ठीक है, और मान लीजिए कि ये मेरा एक सर्कुलर ऑर्बिट ऐसे है, हाँ सर्कल तो नहीं बना लेकिन फिर भी मान लीजिए। ठीक है, ओके, ये कोई बॉडी है जो यहाँ से ऐसे घूम रही है। ठीक है, तो पहली बात तो आपको पता है ना कि जेड एक्सिस किसको बताएगा, जेड एक्सिस बताएगा रोटेशन एक्सिस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को, ओमेगा को। ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। खैर, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर ये सेंटर पे है, सेंटर पर लग नहीं रहा है, लेकिन मान लीजिए कि ये जो सिस्टम है ये सेंटर पे है बिल्कुल ना, जैसे ये आपका सर्किल है, सर्किल का ये सेंटर है, यहाँ से ऐसे डिस्टेंस लिया हूँ मैं। खैर, तो ये तो आपका ओरिजिन हो जाएगा, और सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो r हो जाएगी, लेट से r1। ठीक है, ओके, चूँकि वेक्टर क्वांटिटी थी तो r1 मान लेते हैं। अब ये यहाँ से चलते कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, तो मान लेते हैं कि वो यहाँ से कुछ देर बाद यहाँ पे पहुँचेगा।
तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ये आपका R2 होगा, क्योंकि डायरेक्शन आपका थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो R1 R2 ले लीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए आपका पॉइंट A है और ये आपका पॉइंट B रहा होगा। पॉइंट A से निकलने वाला जो वेलोसिटी होगा उसको से सम V1 वेक्टर, और यहाँ से जो वेलोसिटी होगी से सम V2 वेक्टर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वन थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट जो समझने वाली बात है, पहली चीज़ कि चूँकि ये R1 और R2, देखिए यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, चूँकि R1 और R2 दोनों के दोनों रेडियस हैं, इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड तो हमेशा सेम रहेगा और वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला। हाँ, डायरेक्शन चूँकि चेंज हो रहा है इसलिए हम कह रहे हैं कि वो वेक्टर होगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम देखिएगा ध्यान से, तो पोजीशन वेक्टर जो है, पहले पोजीशन वेक्टर यहाँ था, अब पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया है। अगर आप एक्सिस के फॉर्म में पढ़ने की कोशिश कीजिए तो, ठीक है ना। तो अगर पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया है, तो अगर मैं ये पूछूं कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर कितना होगा, ये चीज़ यही तो होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर कितना होगा आपका, डेल्टा आर इज इक्वल टू, वेक्टर डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। और यहाँ से हम सिंप्लीफाई करके अगर निकालें तो निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट, तो वही बेसिक सा वेक्टर, देखिए A1 स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस, और इनके बीच का एंगल कितना बनाया था हमने, कितना बराबर बनाया, थीटा, 2AB कॉस थीटा, ठीक है। कोई समस्या, चूंकि R1 और R2 की वैल्यू R के इक्वल है, तो थोड़ा सा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करिए तो यहाँ से मिल जाएगा डेल्टा R इज इक्वल टू, देखिए R1 की वैल्यू R, R2 की वैल्यू R मिल जाएगा, तो R1 R इंटू R, 2R स्क्वायर हो जाएगा, तो 2R स्क्वायर माइनस यहाँ से 2 R1 इंटू R1 मतलब R इंटू R, R स्क्वायर 2R स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, सो यू विल गेट, ये देखिए दोनों में 2R है, कॉमन ले लीजिए, 2R स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 1 माइनस कॉस थीटा। ये तो पहले तो देखिए, ठीक है, ठीक, ओके, तो R स्क्वायर तो पहले ही बाहर चला जाएगा, खैर अभी रहने देते हैं, बट ट्राई करिएगा, देखिए, ओके। सो यहाँ से हो जाएगा 2R स्क्वायर। ना ये आता है कि 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है भाई, तो एक छोटा सा, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा बेसिक जानते होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री ये कहता है कि 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में है ये, आप चाहे तो इसको सॉल्व करिए, तो देखिए 2 से 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 2 and 2 मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा आपका 4 है, तो रूट से बाहर जाएगा 2 हो जाएगा, और R स्क्वायर है, रूट से बाहर जाएगा तो R हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा है तो वो सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा किस में, देखिए यहाँ से आप कह सकते हैं कि 2R साइन थीटा बाई 2 में, ठीक है। तो ये आपको डेल्टा R मिल जाएगा, जो कि इक्वल होगा किसका, 2R साइन थीटा बाई 2 के, ओके। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी आपको, चाहे तो इसको लिख लिए। और अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो देखिए, हम बार बार डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, कि जो एक्चुअली डिस्टेंस यानी कि जो आर्क है जिसको हम बार बार किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा एस से, और जब उसमें रेडियस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे थे, तो वो मुझे मिल रहा था थीटा, ये बात तो आपको याद होगी। और अगर हम चाहें तो यहाँ से डेल्टा एस की वैल्यू निकाल सकते हैं आर थीटा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे डेल्टा आर है जो कि डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ डेल्टा एस है जो एक्चुअली में डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, ये कवर किया हुआ डिस्टेंस। तो हम यहाँ से रेशियो
बिटवीन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर एंड डिस्टेंस डेल्टा एस के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। कैसे? तो अगर आप देखिए, तो हम चाहें तो अगर आप ध्यान से देखिए तो डेल्टा एस को अगर हम डेल्टा आर से डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा मुझे देखिए। सो विल गेट डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा आर। डेल्टा एस क्या है? तो ये है आपका डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। सो देखिए कितना मिल जाएगा। तो डेल्टा एस की जगह क्या है? आर अपॉन थीटा है, आर इंटू थीटा है, सॉरी आर इंटू थीटा है अपॉन, ये इसकी जगह क्या है? ये पूरा का पूरा है, तो ये है आपका 2r साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। देखिए r से r कैंसिल, ठीक है, बचेगा क्या आपके पास? थीटा बाई 2 1 अपॉन साइन थीटा बाई 2, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा आर जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? थीटा बाई 2 कोसेक थीटा बाई 2 के। तो ये आपका एक रिलेशन मिल गया बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच। तो आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। और भी बहुत सी बातें हैं तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में करने की कोशिश करेंगे, बट इतना आप समझिए कि अब जो ये चीज़ें हैं लगभग आपका 60-70% हो गया। अब हम जो पढ़ेंगे वो वेक्टर के फॉर्म में पढ़ेंगे, और कुछ स्पेशल टाइप की जो क्या नाम है एग्जाम्पल्स है उसको करेंगे, क्योंकि उन एग्जाम्पल से बहुत सी अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। और तीसरा एक चीज़ हम इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे वो है आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैसा होता है। अभी तक तो हम इस टाइप का सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे, अब हम वो सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे जो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। जैसे वो झूला होता है ना, जिसमें ऊपर से नीचे आप बैठ के जाते हैं, उस तरह का सर्कुलर मोशन जो ऊपर से नीचे जाता है। अभी तक जो हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा उसमें चीज़ें ऐसे घूम रही थी, ठीक है, जैसे कि फ़ैन चलता है। फ़ैन अगर आपका देखिएगा यहाँ से तो एक प्लेट के फॉर्म में चलता है, लेकिन वो जो झूला होता है यानी कि जो साइकिल होती है वो इस तरह चलती है ऊपर से नीचे तक। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, और इन सारी चीज़ों का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए